गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। ओके बेटा, सबसे पहले अपना टॉपिक है ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। इस चैप्टर के अंदर अपन मेनली केवल ठोसों के बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज ठोस क्या होते हैं। ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणुओं या अणुओं के मध्य की दूरी बहुत ही कम होती है। अच्छा बेटा, एक बार सोच के देखो, तीन प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस के परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या होती है? सबसे ज्यादा। द्रव के परमाणु के मध्य की दूरी गैसों से क्या होती है? कम। और ठोस के जो परमाणु होते हैं उनके मध्य की दूरी क्या होती है बेटा? बहुत ही कम। वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होते हैं। उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस। मेनली अपने को बात करनी है यहाँ पर ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। बेटा, इस प्रत्यास्थ व्यवहार का क्या मतलब है? प्रत्यास्थ व्यवहार या प्रत्यास्थता को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इससे आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारे पास में एक रबर का टुकड़ा है। प्रत्यास्थता को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास में एक रबर का टुकड़ा है। इस रबर के टुकड़े को हमने छत से बांध दिया। यहाँ से अगर इस रबर के टुकड़े को अपन ने छत से बांध दिया और अभी हम इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर रखे हुए हैं, इसके जो परमाणु या अणु होंगे क्या वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होंगे? अगर हम लोग इसके एक सिरे को तो यहाँ पर छत के ऊपर बांध दें और दूसरे सिरे के ऊपर नीचे की तरफ बाह्य बल लगाते हैं, क्या? F। तो इस F बल के कारण जो ये ठोस होगा इसके परमाणुओं के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी। अगर आप F बल लगा करके इस सिरे को नीचे खींचोगे तो इन परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और ये परमाणुओं के मध्य की दूरी बढ़ जाने के कारण ये जो आपका ठोस होगा या ये जो आपका रबर होगा इसकी लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगी। चलो ठीक है बेटा, मान लो ये बाह्य बल F लगाने के कारण इसकी लंबाई में ये इतनी वृद्धि हो गई। तो ये जो बाह्य बल हमने लगाया था F, इस F को हम बोलते हैं विरूपक बल। क्या बोलते हैं बेटा? विरूपक बल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इस ठोस को क्या कर रहा है? विरूपित कर रहा है, यानी कि इसके आकार में परिवर्तन कर रहा है, इसके रूप में परिवर्तन कर रहा है। इसलिए इस बल को हम क्या बोलते हैं? विरूपक बल। विरूपक बल के कारण इसकी लंबाई में क्या हो गई? वृद्धि। जैसे ही इसकी लंबाई में वृद्धि होती है विरूपक बल के कारण, तो इस ठोस के ऊपर इस विरूपक बल के विपरीत दिशा में अंदर की तरफ इतने ही मान का एक दूसरा F फोर्स विकसित हो जाता है। इस F को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यानयन बल। ध्यान से समझना बेटा, दोनों का मान क्या है? समान, F और F, लेकिन दोनों का नाम क्या है? अलग अलग। ये जो बल F बल इसको विरूपित कर रहा है, यानी कि इसकी लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं। और ये जो वापस ऊपर की तरफ लग रहा है इसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इस प्रत्यानयन बल का काम क्या है? जैसे ही हम इस विरूपक बल को हटाते हैं, जैसे ही हम इस विरूपक बल को हटाते हैं तो ये प्रत्यानयन बल क्या करता है? इस ठोस को या इस रबर को वापस अपनी मूल अवस्था में ले जाने का प्रयत्न करता है। और ये जो किसी पदार्थ का गुण होता है, कौन सा गुण? किसी ठोस के ऊपर विरूपक बल लगाए जाने पर उसके रूप में परिवर्तन हो जाना, लेकिन विरूपक बल को हटाए जाने पर प्रत्यानयन बल के कारण वापस अपनी मूल अवस्था में लौट जाने का गुण। इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ व्यवहार या प्रत्यास्थता बोलते हैं। अच्छा बेटा, इसको अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अपन लोग परमाणुवीय स्तर पर बात करें तो हम ये मान सकते हैं, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी बेटा। एक बार इसको वापस से समझो। हमारे पास में एक रबर का टुकड़ा है, उसको अपन ने बांध लिया एक सिरे पर और दूसरे सिरे को फ्री छोड़ दिया। अब उसके ऊपर बाह्य बल लगाओ F, जिससे इसकी लंबाई में क्या हो गई बेटा? वृद्धि। वो जो लंबाई में वृद्धि करने वाला नीचे की तरफ बल है F, वो तो क्या कहलाता है? विरूपक बल। जैसे ही इस विरूपक बल को हम हटाते हैं तो
विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ कौन सा बल विकसित हो गया था? प्रत्यानयन बल। वो प्रत्यानयन बल रबर को वापस अपनी मूल अवस्था में ले जाता है। उस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ व्यवहार या प्रत्यास्था बोलते हैं। चलो ठीक है, अगर हम लोग परमाणुीय स्तर पर बात करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लो हमारे पास में दो परमाणु हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में हैं। मैं समझाने के लिए इनको दूर बना रहा हूं, वास्तव में दोनों परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में हैं। हम लोग ये मान सकते हैं कि अभी इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक स्प्रिंग बंधी हुई है। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि यहाँ दोनों परमाणु के मध्य क्या लगी हुई है? कोई स्प्रिंग। अब देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है। अभी साम्य अवस्था में दोनों परमाणु एक निश्चित दूरी पर है। मान लो ये दूरी कितनी है? अभी स्मॉल r दूरी है। अगर हम एक बाह्य बल F लगा करके इस परमाणु को यहां से कहां ले जाते हैं? आगे, तो ये परमाणु जो होगा, इन दोनों परमाणुओं के मध्य की जो दूरी होगी वो दूरी में क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। ये F इस दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी को क्या कर रहा है बेटा? बढ़ा रहा है। लेकिन स्प्रिंग से जुड़ा हुआ मान रहे हैं तो वापस पीछे की तरफ इतना ही F बल विकसित हो जाएगा। वो F बल वापस उसको कहां लाना चाहता है? परमाणुओं को मूल अवस्था में लाना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो F है वो दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये F हमारा क्या कहलाता है? विरूपक बल। और जैसे ही इस F को हम हटाते हैं तो ये जो F है ये वापस उन परमाणुओं को उसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इसलिए इस F बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। और ये जो किसी पदार्थ का गुण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यास्था बोलते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। चलिए मेन चीज की बात अपन करते हैं। मेनली अपने को यहां पर दो चीजों के बारे में बात करनी है बेटा। एक तो होता है आपका प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, और दूसरी आपकी होती है विकृति यानी कि स्ट्रेन। हाँ जी बेटा, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस क्या होता है और विकृति यानी कि स्ट्रेन क्या चीज होती है, उसी एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। माना कि ये कोई ठोस था और इस ठोस की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो थी हमारे पास में स्मॉल l। इसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी थी? l। और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था वो हमारे पास में था कैपिटल A। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था? कैपिटल A। हमने इसके ऊपर F बाह्य बल लगाया जिससे ये यहां पर पहुंच गया और इसकी लंबाई के अंदर जो ये वृद्धि हो गई वो मान लो हो गई डेल्टा L। अब आपके सामने कुछ चीजें दिख रही है, आप ध्यान से देखिए। L क्या थी? इस ठोस की प्रारंभिक लंबाई। F क्या था? उस पर लगने वाला विरूपक बल। A क्या था? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इस F बल के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई बेटा? डेल्टा L। वास्तव में ये F जो है वो तो है आपका क्या? विरूपक बल। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इस F विरूपक बल के विपरीत दिशा में इतने ही परिमाण का दूसरा F बल इसमें उत्पन्न हो जाता है और इस F को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। वास्तव में विरूपक बल और इस प्रत्यानयन बल दोनों का मान समान ही होता है, तो दोनों को हम F से ही डिनोट करके चल रहे हैं। लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है बेटा? विपरीत होती है। चलिए बेटा, सबसे पहली चीज, यहां दो चीजों के बारे में बात करनी है। एक होती है आपका प्रतिबल। प्रतिबल क्या चीज होती है? अगर हम लोग इसकी प्रॉपर परिभाषा देखना चाहे तो प्रतिबल होता है एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल। ओके बेटा, प्रत्यानयन बल यहां पर कितना उत्पन्न हो रहा है? F। वास्तव में क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप इस F की जगह विरूपक बल भी ले सकते हो और प्रत्यानयन बल भी ले सकते हो। परिभाषा वास्तव में क्या है? एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल यानी कि F अपॉन A। प्रतिबल बराबर क्या होता है? F अपॉन A। लेकिन दोनों F का मान क्या है? समान है, इसलिए आप इस F की जगह विरूपक बल भी ले सकते हो और प्रत्यानयन बल भी ले सकते हो। जनरली अपन प्रत्यानयन बल ही लेते हैं, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूं।
आप विरूपक बल भी ले लेना, आंसर वो ही आएगा। तो F/A ये हमारा क्या होता है बेटा, प्रतिबल होता है। चलो अगर मैं यहां से आपको पूछूं कि इस प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक आप बताओगे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। F का मात्रक न्यूटन और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपको इसका विमीय सूत्र पूछूं, अभी नीट 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है। F का विमीय सूत्र होता है mL/t-2 और A का होता है L2। क्षेत्रफल का क्या होता है, L2। एक L से एक L क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा M और ये वाला L ऊपर आएगा तो L-1 और T-2। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ML-1 T-2। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज होती है बेटा विकृति। हाँ बेटा, विकृति वास्तव में क्या होती है बेटा, एक बार दिमाग लगाओ। अभी इस विरूपक बल F के कारण इस ठोस की लंबाई में परिवर्तन हुआ। पहले लंबाई कितनी थी बेटा, L, और अब लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा L। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा विरूपक बल के कारण उसकी लंबाई में ही परिवर्तन हो, उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है, या उसके आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। तो वास्तव में ओरिजिनल अगर अपन बात करें तो विकृति क्या होती है, विमा में परिवर्तन और बटा प्रारंभिक विमा। हाँ बेटा, विकृति वास्तव में क्या होती है, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। विमा का मतलब यहां पर लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई भी हो सकती है, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन भी हो सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल भी हो सकता है। तो विकृति की ओरिजिनल परिभाषा क्या होती है, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। इस डायग्राम के हिसाब से मैं यहां बोल सकता हूं विकृति बराबर, यहां जो परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है बेटा, लंबाई में। तो ध्यान से समझना बेटा, विकृति बराबर यहां परिभाषा होगी लंबाई में परिवर्तन। तो बताओ, पहले इसकी लंबाई थी कितनी, L, और अब इसकी टोटल लंबाई हो गई है L प्लस डेल्टा L। दिख रही है कि बेटा, अब इसकी टोटल लंबाई क्या हो गई है, L प्लस डेल्टा L। हमें इसकी टोटल लंबाई से मतलब नहीं है। बताओ बेटा, इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन केवल कितना हुआ बेटा, डेल्टा L। तो विकृति बराबर होगा क्या, डेल्टा L बटा प्रारंभिक लंबाई L। तो यहां पर इस डायग्राम में विकृति बराबर हो जाएगा डेल्टा L बटा L। और अगर हम इसका SI मात्रक या विमीय सूत्र देखें तो ये आपकी मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। ये आपकी विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है, क्योंकि लंबाई बटा लंबाई आ रहा है डेल्टा L बटा L। तो मान लो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो इसका कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होगा। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिए, ये दो ही चीजें पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपका प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, संकेत नहीं होता है, इसको अपन हमेशा प्रतिबल या स्ट्रेस ही लिखेंगे। प्रतिबल बराबर होता है F बटा A। ध्यान से देखो, F क्या होता है, वास्तव में परिभाषा के अंदर F होता है ठोस में उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल, लेकिन इस विरूपक बल F और प्रत्यानयन बल F का मान क्या रहता है, समान। इसलिए दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो और उसमें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का भाग देना है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, प्रतिबल होता है। और दूसरी चीज होती है बेटा क्या, विकृति। विकृति वास्तव में क्या होती है, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। यहां आपको दिख रहा है कि परिवर्तन किसमें हो रहा है, लंबाई में। अगर अपन लोग एक रबर का मान लो धागा ले ले और उसको खींचे तो किसमें परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई में। तो वास्तव में विकृति बराबर यहां क्या होगा, डेल्टा L बटा L। ओके बेटा, इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहीं पर। अगली चीज है प्रत्यास्था गुणांक। अगली चीज क्या है बेटा, प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। प्रत्यास्था गुणांक को हम जनरली E से रिप्रेजेंट करते हैं और E बराबर होता है स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल
बटा स्ट्रेन यानी कि विकृति। लो बेटा, E बराबर प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है वास्तव में, प्रतिबल आपको निकालना आ गया, विकृति आपको निकालना आ गया, दोनों का डिवाइड कर दो, प्रतिबल बटा विकृति यानी कि स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, यही हमारा क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अगर आपको कभी इस प्रत्यास्थता गुणांक E का SI मात्रक पूछे तो बताओ बेटा इसका SI मात्रक क्या बताओगे, दिमाग लगाना। स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, तो बताओ बेटा प्रतिबल का SI मात्रक क्या था, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये तो केवल किसका आया है, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस का, बटा स्ट्रेन यानी कि विकृति का मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका SI मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर ही आएगा, और इसका विमीय सूत्र भी वही वाला आएगा, ml-1t-2। ओके बेटा, ध्यान से समझिए, तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है प्रतिबल, प्रतिबल बराबर F बटा A, चलो बाकी सारी चीजों को मिटा देता हूं मैं। दूसरी आपकी होती है विकृति, यहां पर वास्तव में तो विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा होता है, लेकिन यहां हम बोल सकते हैं डेल्टा L बटा L, चलो बाकी चीजों को मिटा देता हूं। और तीसरी चीज होती है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक वास्तव में कुछ भी नहीं है, जो आपने प्रतिबल निकाला यानी कि स्ट्रेस निकाला और जो आपने विकृति स्ट्रेन निकाली, दोनों का भाग दे दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। हाँ जी बेटा, अब जस्ट नेक्स्ट प्रतिबल जो होता है, एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट वाली चीज ध्यान से समझना। प्रतिबल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, वन बाई वन अपन बात करेंगे। एक आपका होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक आपका होता है अपरूपण प्रतिबल, और एक आपका होता है आयतन प्रतिबल। याद करना पड़ेगा बेटा, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, एक तो आपका होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक आपका होता है अपरूपण प्रतिबल, और एक आपका होता है आयतन प्रतिबल। इसी प्रकार विकृति भी तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। अगर प्रतिबल तीन प्रकार का है और विकृति भी तीन प्रकार की है, तो ऑब्वियस बात है कि प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो अपन डायरेक्टली ही क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार पढ़ेंगे। अपन तो डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार पढ़ेंगे। अब देखना तुम्हारे में दिमाग है और तुम दिमाग से डायरेक्ट सोच सकते हो कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा, पहला कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अरे बेटा नॉर्मल प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। ये आपका क्या है बेटा, प्रतिबल और बटा विकृति। तो अब सिंपल सी बात है, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अभी वन बाई वन बता दूंगा। दूसरा आपका होगा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। और तीसरा आपका होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो वो क्या होगा, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अभी वन बाई वन सब समझा दूंगा, वापस से ध्यान से सुनो। प्रतिबल भी तीन प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य, अपरूपण और आयतन। विकृति भी तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, अपरूपण और आयतन। तो बताओ प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, तीन प्रकार के। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में अनुदैर्ध्य विकृति का भाग दे दोगे तो क्या मिल जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रतिबल में अपरूपण विकृति का भाग दे दोगे तो क्या उनसा मिल जाएगा, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। और आयतन प्रतिबल में आयतन विकृति का भाग दे देंगे तो कौन सा मिल जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए बेटा वन बाई वन अपन सबको पढ़ लेते हैं। हाँ बेटा, सबसे पहले है आपका अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, या इसी का दूसरा नाम होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
हाँ बेटा, जनरली आपको बुक्स के अंदर अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ज्यादातर बुक्स में आपको क्या लिखा हुआ होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। अगला कौन सा होगा बेटा, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, और उसके अगला कौन सा होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। लेकिन वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ बेटा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी ठोस की छड़ ले लेते हैं, किसी भी ठोस की बनी हुई हो सकती है, रबर की, लोहे की, स्टील की, किसी भी चीज की छड़ हो सकती है। ये हमारे पास में एक ठोस पदार्थ की बनी हुई छड़ है। इसके एक सिरे को यहां हमने फिक्स कर दिया, और ये जो दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे के ऊपर, पहले तो एक चीज आप ये समझो कि माना कि इस सिरे के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जस्ट पीछे वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, वो माना कि कितना है a, और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है वो है हमारे पास में कितनी l। अगर हम लोग एक बाह्य बल F लगाते हैं जो कि इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत है, ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास में एक छड़ है, ऊपर वाले सिरे को मैंने यहां से बांध दिया, और नीचे ये तो है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत अपन एक बल लगा देते हैं, ये F इस अनुप्रस्थ काट के क्या होना चाहिए बेटा, लंबवत होना चाहिए, तभी आपका अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक काम करेगा। तो अगर हम इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत F बल नीचे की तरफ लगा देंगे, तो सोचो बेटा, इस पदार्थ की या ठोस की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर यही F बल हम ऊपर की तरफ लगा दें तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन में दोनों चीजें हो सकती हैं, लंबाई में वृद्धि भी और लंबाई में कमी भी। अभी हम बात कर रहे हैं लंबाई में वृद्धि की। तो बताओ, लंबाई में वृद्धि के लिए इस सिरे को तो ठोस के, इस सिरे को तो अपने को यहां बांध देना चाहिए, और दूसरे सिरे पर F बल कहां लगाना चाहिए, नीचे की तरफ लगाना चाहिए। तो बताओ, अगर हम नीचे की तरफ F बल लगाते हैं तो यहां क्या स्थिति बनेगी, ये वाला जो ठोस होगा इसकी लंबाई में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मान लो वृद्धि हो जाएगी, और ये ठोस इस स्थिति में आ जाता है। लो बेटा, ये ठोस इस स्थिति में आ गया है, ये F बल नीचे की तरफ लग रहा है यहां पर। अब बताओ बेटा, इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, इतनी L लंबाई तो पहले से थी, और बताओ क्या ये इसकी लंबाई में वृद्धि हुई क्या, मान लो इसकी लंबाई में ये जो वृद्धि हुई वो है हमारे पास में डेल्टा L। ओके बेटा, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक को समझने के लिए पहले आपको ये वाला डायग्राम समझ में आना चाहिए। इस डायग्राम को वापस देखो और बताओ बेटा, L क्या है, छड़ की प्रारंभिक लंबाई, A क्या है, छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, F क्या है, अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगने वाला बाह्य बल, और इस बाह्य बल के कारण लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा L। ओके बेटा, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और y बराबर वास्तव में होगा, अच्छा बेटा, y आपका क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। नॉर्मल प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। अभी तो बताया प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है बेटा, प्रतिबल बटा विकृति, लेकिन यहां अनुदैर्ध्य या यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तो y बराबर होगा बेटा आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति।